हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 वालों के लिए इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का सेशन लेके आ गई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो चूंकि रेलवे से संबंधित एग्जाम का ही क्वेश्चन कराया जा रहा है, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का पहला प्रश्न ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तब कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में। तो बस सेंटेंस पे ध्यान देना है कि ये एक सेंटेंस एक शब्द से आंसर बदल सकता है। वही अगर आपसे पूछ दे कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तब क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद। तो यहाँ पर ये भी कर लीजिए कि दक्षिण मध्य रेलवे का जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद। और अगर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का पूछ दे तो, या फिर दक्षिण पश्चिम का पूछ दे तो देखिए एक ही प्रश्न में कितने सारे कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो क्यों ना एक ही जगह सबको नोट डाउन कर लिया जाए। तो जैसे अगर आपसे क्या पूछ दे कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तब हो जाएगा बिलासपुर। और ये सब इम्पॉर्टेंट है तो ये सबको ध्यान में रखना होगा। वहीं अगर आपसे क्या पूछ दे, ये सिर्फ अभी दक्षिण का ही जान रहे हैं, बाकी पूर्व उत्तर सबका जानना बाकी ही है, लेकिन यहाँ दक्षिण से संबंधित है इसलिए दक्षिण का ही बता रहे हैं। वहीं अगर आपसे और क्या पूछ ले, दक्षिण पूर्व का तो जान ही गए, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछ लेगा तब कहाँ हो जाएगा? वही कर्नाटक का हुबली में। तो ये सब सारा को आपको क्या करना है? नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, अब बढ़ जाते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि बहुत बार पूछा गया है। तो ये अधिनियम जो पारित हुआ था कब हुआ था? 1986 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वही और क्या जान सकते हैं, एक पूछ लिया जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो उसका भी वर्ष ध्यान रख सकते हैं 1972। तो 1972 में क्या हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या हुआ था? पारित हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसके साथ ही बताया गया। वहीं अगर आपसे पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो सबको पता होगा लेकिन आता है एग्जाम में। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। वहीं और क्या पूछ लेगा कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछे कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तब कौन हो जाएगा? टॉन्सले। तो ये नाम भी ध्यान में रख लेना है आपको। अब बढ़ जाइए आज के तीसरे प्रश्न की ओर। और देख ही रहे हैं आपको सारे विषय का प्रश्न मिलते चलेगा, तो जीके जीएस के लिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है। नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो नॉर्मैंडी बीच है फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसी तरह से जुहू बीच कहाँ स्थित है, ये पूछा जाता है। तो जुहू बीच हो जाएगा मुंबई। ठीक, बीच वाला बीच नहीं, बीच जो आप लोग जानते हैं गोवा का बीच काफ़ी फेमस है, तो गोवा वाला बीच। तो उसी तरह नॉर्मैंडी बीच फ्रांस में है, मुंबई में कौन सा है? जुहू बीच। और मैरीना बीच कहाँ है, ये भी पूछा जाता है, तो चेन्नई में। तो कौन सा बीच? मैरीना बीच। ठीक, और मैरीना बीच चेन्नई में तो है ही। यहाँ एक और ध्यान रख लीजिएगा, वो कौन सा? तो गोल्डन बीच, गोल्डन
बीच। ये भी कहाँ है? तो चेन्नई में ही है, दोनों का दोनों। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा चौथा नंबर। और ये देख रहे हैं अभी आपका ज्योग्राफी का प्रश्न आपको मिल रहा है, और इसी तरह का कलेक्शन डेली आपको दिया जा रहा है। हर जीएस का जो भी सब्जेक्ट है सारे का कराया जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, ताकि आपको इससे हेल्प ज़रूर मिले। अगर आप लोग इससे यहाँ से जुड़ते हैं तो आपका जीएस में काफ़ी हेल्प होगा। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस पर्वत का नाम ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस चोटी को ध्यान तो रखना ही है, साथ ही साथ किसकी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का पर्वत कहाँ मिलेगा? नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलता है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि नीलगिरी में पूर्वी घाट, ऐसे तो हम बहुत बार लिखा भी चुके हैं, और कौन सा घाट? पश्चिमी घाट का मिलन। ठीक, और इसी का सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा। वहीं बात करें डोडा बेटा का, तो दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर भी है। तो एक पॉइंट इससे ये भी ध्यान रख सकते हैं कि दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, दूसरा सर्वोच्च शिखर या चोटी जो भी है, कौन सा? डोडा बेटा। और नीलगिरी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी हैं। ये अन्नामलाई है ना ऑप्शन ए में। तो नीलगिरी के किधर है? दक्षिण में। क्या पता कैसे प्रश्न पूछ ले, तो हर तरह से ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछ दे कि अन्नामलाई का सबसे सर्वाधिक ऊंचा चोटी कौन सा है, तो इसका भी ध्यान रख लीजिए कि अन्नामलाई का सर्वाधिक ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। और ये सब पूछा हुआ भी प्रश्न है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। ठीक, और सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेगा तब क्या हो जाएगा? धूपगढ़। उत्तरी सहारदी का सर्वोच्च शिखर पूछेगा तब हो जाएगा कलसुबाई। और अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो गुरु शिखर। और ये सब आपको काफ़ी बार लिखवाया भी जा चुका है। तो बढ़ जाते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। और अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो त्यौहार तो मनाना ही है, साथ ही साथ पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पढ़ाई में कंटिन्यू रहिएगा। अभी जितना टाइम है आराम से पढ़ाई भी कीजिए, साथ ही साथ त्यौहार भी घूम सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम क्या है, ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई पर ही फोकस करना है। बाकी अभी दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा है तो उसको भी एंजॉय कीजिए। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, रेलवे से संबंधित ही हो जाता है। पबजी, रियल मैंगो, रियल पाइनएप्पल या फिर रियल एप्पल? तो ये जो प्रतिबंधित किया गया है रियल मैंगो ऐप को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्यों प्रतिबंधित किया गया? तो रियल मैंगो जो है एक अवैध सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था, और इससे पहले रेयर मैंगो के नाम से भी संचालित किया जा रहा था, कि मतलब मुश्किल से मिलने वाला। तो रेयर मैंगो के नाम से भी लिख दे कि किसे जाना जाता है, रेयर मैंगो, तब भी क्या हो जाएगा, इसी का नाम है रियल मैंगो का ही। वहीं मतलब और क्या रेलवे से संबंधित पूछा गया है, अगर ऐप की बात कर ले तो जैसे कि पूछ लिया जाता है ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन नारकोस। ठीक, तो इसको किस रूप में ध्यान रख सकते हैं नारकोस को? कि रेलवे सुरक्षा द्वारा मतलब रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु। तो उतना नहीं लिखना है, बस आपको लिख देते हैं कि नशीले पदार्थों की तस्करी हेतु, तस्करी रोकने हेतु, चूँकि इसी के लिए क्या, तो ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। उसी तरह से एक और चर्चा में रहा था, क्या पता कहाँ से पूछ दे, ऑपरेशन
मिशन अमानत, ऑपरेशन मिशन अमानत। प्रीवियस ईयर पेपर देखा कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये किसके लिए? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। खोए हुए सामान को किस लिए? ट्रैक करने के लिए। कौन सा? तो ध्यान में रख लेना है और नोट डाउन साथ ही साथ करते आपको भी चलना है, ताकि आप रिवीजन कर सके आगे चल के। वहीं बात करें रेलवे सुरक्षा बल, जो कि आरपीएफ का ही बात हो रहा है। तो रेलवे सुरक्षा बल का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 1959 में। 1959 में गठन हुआ था रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के द्वारा, लेकिन गठन 1959 में किया गया था। तो यहाँ पर जान गए इतना सारा पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 6ठा नंबर। 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? हुआ नहीं, कहाँ आयोजित किया जाएगा? चूँकि ये 2026 की बात हो रही है, तो किया जाएगा ना। तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चूँकि 2026 में ये तो आयोजित होगा, जान ही गए। और ये कैमा पहले, इसके पहले जो 22वां फीफा कप था, 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? ये भी पूछ सकता। तो ये आयोजित हुआ था कतर में। कहाँ? तो कतर में। और विजेता कौन था? विजेता कौन? तो अर्जेंटीना। और उप विजेता कौन? तो फ्रांस। फिर वही जब फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 में हुआ ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में, तो विजेता कौन था? स्पेन। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, जो कि 2022 भारत में आयोजित किया गया था, उसमें भी विजेता कौन था? तो स्पेन। तो ये सब को आपको ध्यान रख लेना है। वहीं ये 26 वाला ध्यान जरूर रखना, हो सके पूछ ही दे। चलिए बढ़ जाते हैं आगे की ओर, जो कि होगा हमारा 7वां नंबर प्रश्न। और देख ही रहे होंगे सारे विषय के आपको प्रश्न मिलते भी जा रहे हैं। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली, यानी कि किस संधि के द्वारा मिली? तो ऑप्शन देखते हैं, इलाहाबाद की संधि द्वारा, अवध की संधि द्वारा, या अलीनगर की संधि द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली थी, वो इलाहाबाद की संधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वही बात कर लेते हैं इसमें पॉइंट की। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी, वो किसके किसके बीच हुई थी, ये पूछा जाता। और कब हुई थी, काफ़ी बार डेट पूछा गया। तो 1765 जरूर ध्यान रखना है। अगर बात करेगा किसके किसके बीच, तो मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और किसके बीच? अंग्रेज गवर्नर उस टाइम कौन था? लॉर्ड क्लाइव। यही दोनों के बीच हुआ था। ठीक। और इसी संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी। और इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। कितना लाख? तो ये भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। वही कंपनी ने अवध के नवाब से इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मतलब क्या क्या था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। और इसकी ये पहली संधि की डेट है। ठीक। और वही दूसरी संधि हुई थी 1765 में ही, लेकिन 16 अगस्त को। और ये पहली वाली 12 अगस्त को। और जो सेकेंड वाली इलाहाबाद की संधि हुई 1665 में 16 अगस्त को, ये अवध के नवाब किसके बीच? शुजा उदौला और किसके बीच हुआ था? लॉर्ड क्लाइव के बीच। तो दोनों का आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि होगा 8वां नंबर प्रश्न। कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्न है। और यहाँ क्या है? पुस्तक हमसे पूछा गया। पद्मावत,
यंग इंडिया, तमस या फिर इंडिया डिवाइडेड। तो आप लोग तो इसको आसानी से टिक कर दीजिएगा क्योंकि यंग इंडिया तो सुने ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं जानते हैं महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न तो बहुत बार जाने हैं, लेकिन यहाँ पुस्तक की बात आ गई है तो और भी पुस्तक इनसे संबंधित जान लेते हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक तो हो गया यंग इंडिया जान गए, एक हरिजन पूछा जाता है, और किसको ध्यान रख सकते हैं, नवजीवन। नवजीवन देखिए कितना सारा है और आपको एक ही तरह कलेक्शन दिया जा रहा है। हिंद स्वराज एक काफ़ी बार पूछा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है एग्जाम में। और सारा किन से संबंधित है, तो महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक, तो ये यहाँ पे जब आया बात पुस्तक का तो क्यों ना जो सारा इम्पोर्टेंट है जान ले। वहीं अगर इनसे महात्मा गांधी से संबंधित संस्था का नाम पूछे कि इनमें से कौन संस्था महात्मा गांधी जी से संबंधित है, कथन के रूप में भी पूछ दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा टॉलस्टॉय फॉर्म। और क्या पूछ लिया जाता है, एक हरिजन सेवक संघ। ये सब क्या है, संस्था है, और सारा संस्था ये सब जो है महात्मा गांधी से ही संबंधित है। और ध्यान रख सकते हैं एक फिनिक्स आश्रम। और क्या, एक याद रख लीजिएगा नटाल इंडियन कांग्रेस। यकीन मानिए आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न का कलेक्शन लाया जाता है और जो इसके साथ आपको पॉइंट दिया जाता है डिटेल, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग सेशन पूरा देखा कीजिए। अब आइए 9 नंबर, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया। तो ये बनवाया था किसने, पल्लवों ने। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ध्यान ये भी रखना है कहाँ का, तो महाबलीपुरम का कौन सा रथ मंदिर, तो सप्तरथ मंदिर। ठीक, इस तरह से तोड़ तोड़ के अगर आप प्रश्न करते हैं तो देखिए बहुत सारा प्रश्न और दिख जाता है। और इसका निर्माण है जो पल्लव शासक किसने करवाया था, नाम भी पूछ सकता है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। वहीं बात करें अगर पल्लव वंश का संस्थापक पूछ दे, चूँकि पल्लव का चर्चा है तो डिटेल में ही जान लेते हैं। संस्थापक अगर पल्लव वंश का पूछेगा तब कौन था, सी विष्णु। कौन विष्णु, तो सी विष्णु। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, राजधानी भी काफ़ी बार पूछी गई है, तो राजधानी का नाम भी जान लेते हैं। राजधानी क्या हो जाएगा, कांचीपुरम या फिर कांची, जिसको कांचीपुरम थी। ठीक, और सी विष्णु के दरबार में एक लेखक रहते थे जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो कौन लेखक थे, नाम जानिए उनका, भारवी। और ये किसके लेखक थे, पुस्तक का भी नाम ध्यान रख सकते हैं, किराता जूनियम। और ये सब जो है ना काफ़ी बार पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम में, चाहे आप रेलवे का दीजिएगा या फिर किसी का, तो इसीलिए वो पॉइंट आपको यहाँ भी बताया जा रहा है। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर 10वें नंबर प्रश्न पे। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब वही इसमें और क्या जान सकते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स का बात जब आ गया है तो 1813 से लेकर 23 तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक, और सर्वोच्चता के सिद्धांत से तात्पर्य यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से है, जिसमें कहा गया कि कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। ठीक, वहीं जो पूछ लिया जाता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध तथा सुंगौली की संधि किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का। तो इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं, कौन सा युद्ध, आंग्ल नेपाल
युद्ध, जो कि 1814 से लेकर 16 तक तो इसी के बीच आया ना, तो इसके शासनकाल में ही हो गया था। वहीं बात करें सुगौली का संधि, ध्यान रख सकते हैं, जो कि 1816 में हुई थी, सुगौली की संधि। तो क्या पता प्रश्न किस तरह से पूछ दे, तो इसीलिए आपको डिटेल में बताया जाता है। वहीं अगर आपसे क्या पूछ सकता है, जब आया है लॉर्ड हेस्टिंग्स का बात, तो कि क्या पूछता है, हाँ इसी के टाइम में क्या हुआ था, टेनेसी एक्ट आया था। कौन सा एक्ट? टेनेसी एक्ट। टेनेसी एक्ट अगर नहीं समझ में आया तो इसी को और क्या बोला जाता है, काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, कहाँ? तो बंगाल में। ठीक, अब आ जाते हैं आज के 11 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? नहीं है यानी कि 3 तो सही होगा पर एक इसमें गलत होगा। तो पहले देख लेते हैं। तो मालेगाम समिति माइक्रो फाइनेंस से, ये सही है। तारापोर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से, परिवर्तनीयता यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, तो ये भी सही है। राजा चेलैया समिति भारत में कर सुधार से, ये भी सही है। ऑप्शन डी है नरसिम्हन समिति उर्वरक कंपनी विनिवेश से, नहीं, ये इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये फिर है किस चीज़ से संबंधित? ये है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से नरसिम्हन समिति। ठीक, तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। वहीं आपको हम कुछ पॉइंट बोल देते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि मेरा सेठ समिति किससे है, तो हथकरघा से। आबिद हुसैन समिति किससे है, तो लघु उद्योग में सुधार से। और पूछ लिया जाता है मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है, तो बीमा क्षेत्र से। भानु प्रताप समिति किससे है, तो कृषि से। तो ये सब पहले भी लिखवाए हैं, इसलिए बस रिकॉल आपका कर दिए। और आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। और अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। और इस सेशन से संबंधित आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा कर दीजिए। कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग बिहार से गुजरता है, तो बिहार से कौन गुजरता है ये पूछा गया। राष्ट्रीय जलमार्ग जो कि वन गुजरता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग वन ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, हो सकता है ये भी पूछ ले। तो प्रयागराज से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक, आपका रेगुलर सेशन चलता रहेगा। और एक टॉप 10 मिनट शो भी आता है, उसमें आपको एक पॉइंट से जो भी संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो आपको, अभी उसमें आपका मुगल वंश चल रहा है और मुगल वंश का सारा शासक को बारी बारी से बताया जा रहा है। तो सुबह शाम दोनों का सेशन अटेंड किया कीजिए। वहीं राष्ट्रीय जलमार्ग वन कहाँ हो गया, प्रयागराज से हल्दिया तक। और बक्सर से लेकर भागलपुर तक का खंड बिहार में पड़ता है। ठीक, और इसका संबंध किस नदी से है, राष्ट्रीय जलमार्ग का संबंध, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग वन का संबंध तो गंगा नदी से। किस नदी से, तो गंगा नदी से। ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसमें और कोई पॉइंट नहीं। अब आ जाते हैं आज के 13 नंबर प्रश्न पे। इनमें से कौन मानव हार्मोन नहीं है, नहीं है ये ध्यान देना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, इंसुलिन, एस्ट्रोजेन, कैल्सिटोनिन या फिर साइटोकाइनिन। तो ये सब तो तीनों मानव हार्मोन है, लेकिन जो साइटोकाइनिन है ये नहीं है। तो ये कौन सा है, तो ये है पादप हार्मोन। कैसा हार्मोन, तो पादप हार्मोन, पेड़ पौधे वाला हार्मोन, पाने वाला उसमें। ठीक, और यह बौने पौधों को क्या करता है, लंबे करने में मदद करता है। तो इसका हो सके आपसे उपयोगी पूछ लिया जाए, तो बौना पौधा को क्या करता है, लंबा करने में इस पादप हार्मोन का क्या होता है, छिड़काव होता है। उसी तरह एग्जाम में और कुछ पादप हार्मोन हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं, तो जान लेते हैं उसके बारे में भी। जैसे आपसे पूछे ऑक्सिन्स,
ऑक्सिन्स भी एक पादप हार्मोन ही है और ये पौधे की वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा, ऑक्सिन्स हो जाएगा। उसी तरह बौने पौधे को लंबा कर देता है। इसके साथ ही इसको एक और याद रख सकते हैं पादप हार्मोन कौन सा, जिबरेलिन्स। ये पौधे का आकार को, पौधे के पत्तियों उत्तियों का आकार क्या करता है, बड़ा कर देता है। ठीक, तो ये सब आपको क्या कर, एक फ्लोरीजेंस भी ध्यान रख सकते हैं। फ्लोरीजेंस पादप हार्मोन की बात हो रही है सारा। तो ये क्या करता है फ्लोरीजेंस, ये फूल को खिलाने वाला, इसमें तो फ्लावर से फ्लो भी आ रहा है, तो फूल को खिलाने वाला पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीजेंस। चलिए अब बढ़ जाते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। इनमें से ग्लूकोज का सूत्र क्या है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से कुछ और इम्पॉर्टेंट सूत्र जान लेते हैं, जैसे किसका भाई, जो पूछा जाता है तो भारी जल, काफ़ी बार पूछा गया, तो D2O इसका हो जाएगा सूत्र। उसी तरह आपसे पूछा जाता है लाफिंग गैस का, हंसने वाली गैस, लाफिंग गैस, तो इसका क्या हो जाएगा, N2O। और किसी का जानते हैं जो पूछा गया है, ठीक, जैसे पूछ लिया जाता है शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, तो ये किसे कहा जाता है, तो CO2 को। ठोस शुष्क बर्फ लिखिए, ठीक, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वही होता है, पूछा जाता है प्रश्न। वही पूछ देता है आपसे बेकिंग सोडा का। ये सब इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए आपको एक तरह कलेक्शन करके बताया जा रहा है। तो बेकिंग सोडा का भी पूछा जाता है, NaHCO3 हो जाएगा। इसी के साथ इसका एक और ध्यान, जब बेकिंग आया है खाने वाला, धोने वाला का भी याद रखिए, धोवन सोडा जो कि होता है Na2CO3। और ये सब काफ़ी बार पूछा हुआ, आप लोग को भी पता ही होगा। चलिए अब बढ़ जाते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है, ऐसे प्रश्नों को भी करिएगा स्टार मार्क। तो इस टाइम क्या होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग के समय क्या होता है परिपथ में, तो धारा का मान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। तो लघु पतन से बचाव हेतु ही क्या होता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। और अच्छा फ्यूज तार किसका बना होता है, अच्छा फ्यूज तार जो है ये किसका बना होता है, तो टीन का बना होता है, किसका, तो टीन का, ठीक। और आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक का उपयोग किया जाता है। ये हो गया हिंदी मतलब पूरा शुद्ध, लेकिन ऐसे आप लोग देखते होंगे बोलचाल के भाषा में क्या कहा जाता है, MCB का उपयोग किया जाता है, यानी कि मिनी ट्यून सर्किट ब्रेकर, ठीक। और घरों में दी जाने वाली जो विद्युत होती है वो कितने वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो 220 वोल्ट की क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। और आवृत्ति जिसकी कितनी होती है, देखिए ये सब प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हल्के में नहीं लेना है, 50 हर्ट्ज का, ठीक। चूँकि आवृत्ति का मतलब क्या होता है, हर्ट्ज ही होता है, जिसको HZ से सूचित किया जाता है। अब बढ़ेंगे 16 नंबर की ओर। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अपघटक को। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर इसका। और आपका त्योहारों चल रहा है, फिर भी पढ़ाई आपकी जारी रहेगी, रेगुलर क्लास चलता रहेगा, तो आप लोग प्लीज़ क्लास देखा कीजिए। अपघटक को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक सफाई कर्मी। वहीं अगर आप घटक की बात कर दें तो आपको पता ही होगा कि पौधा और उपभोक्ता के मृत शरीर से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक को साथ में अपघटित करता है। और इस वर्ग के अंतर्गत, अपघटक वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं, तो जीवाणु और कवक आते हैं। कौन, तो जीवाणु और कवक आते हैं, ठीक। उत्पादक की अगर बात कर ले
तो इसको लिखना नहीं है, जानकारी के लिए। तो इसके अंतर्गत हरा पेड़ पौधा, कुछ खास जीवाणु, शैवाल आता है जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना लेता है और ये प्राथमिक उत्पादक कहलाता है। उपभोक्ता की बात कर ले तो वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है, जैसे बकरी हो गया, खरगोश हो गया, ये सब क्या है। इसी में आप पढ़े होंगे कि प्रथम में कौन आएगा, द्वितीयक में कौन आएगा, तृतीयक उपभोक्ता में कौन आएगा। तो प्राथमिक में जैसे बकरी हो गया, खरगोश हो गया, द्वितीयक में जैसे सांप हो गया, भेड़िया हो गया, तृतीयक में जैसे बाज हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया। तो एग्जाम्पल के रूप में ही आपसे क्या करता है, पूछ लिया जाता है। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 17 पे, और आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का ही कलेक्शन है। आपको रटा रटाया प्रश्न नहीं कराया जाएगा, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ही कराया जाता है। क्योंकि आपको सीरियसली पढ़ना है अच्छे ढंग से, तो ऐसे प्रश्न को ही पढ़ना होगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। तो ये मौलिक अधिकार है जो हटाया गया, पूछा गया है, तो ये है संपत्ति के अधिकार। कहाँ है, तो संपत्ति का अधिकार है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये हो गया। वहीं बात कर ले संपत्ति के अधिकार से, इसको संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन, जो कि कैमा ईस्वी क्या हो जाएगा, 1978। ठीक, और इसको हटा के क्या कर दिया गया, संपत्ति मतलब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया। और वर्तमान में ये कौन सा अधिकार है, तो विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। ठीक, ये तो ध्यान रख ही सकते हैं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो भाग है वो क्या है, अनुच्छेद 300 क के तहत क्या हो गया, एक विधिक अधिकार है। 300 का क के तहत काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो इसमें अब और ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 18वें नंबर पे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अब आ गया संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष का बात, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं कैबिनेट मिशन के क्या उसको पूछा जाता है कि इसका गठन तो हुआ था जो किसके अनुशंसा पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर 1946 में क्या हो गया था, गठन हो गया था, ये तो पता है। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और उसी में सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें जो अध्यक्ष बनाया गया था किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। वहीं संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुआ था, तो 114 दिन बहस हुआ था। निर्माण प्रक्रिया में टाइम क्या लगा था, ये भी पूछा जाता है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये सब आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रश्न में से एक आता है, तो इसीलिए चर्चा कर लिया गया। अब बढ़ जाइए 19वें नंबर प्रश्न की ओर। लेकिन आपको पता है आपसे डेली सेशन में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसका आंसर आप लोग को देना रहता है, जो कि बहुत कम लोग देते हैं। तो दुख होता है कि इतना मेहनत से पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग क्लास देख के आंसर क्यों नहीं देते हैं। तो आज के लिए पहला प्रश्न क्या रहेगा आपके लिए, तो पहला प्रश्न रहेगा आपके लिए आज का, इसके पहले वाला का जो आंसर है वो भी आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन पहला प्रश्न जो है, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये है पहला प्रश्न। और इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, आप ही के लिए हेल्पफुल होता है रिवीजन में। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ये है आपके लिए दूसरा प्रश्न।
आज का तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि तवांग मठ कहाँ स्थित है। तवांग मठ कहाँ स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है। और इसके पहले जो सेशन हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर भी आपको बता देते हैं। तो पहला प्रश्न उसमें आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी, तो 1948 में। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच 1556 में। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में। तो ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर। और अब बढ़ जाएंगे क्या अगले प्रश्न की जानकारी की ओर। तो ये क्या हो गया, लोकसभा से संबंधित आ गया हमारा 19वां नंबर प्रश्न। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो पहले इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि लोकसभा के कम से कम पूछा गया, तो ये बुलाए जाते हैं वर्ष में 2 बार। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक, लेकिन वही जो भारत की संसद है वो 3 अलग अलग प्रकार का सन आयोजित करता है, तो यही पॉइंट आपको ध्यान देने के लिए बोल रहे थे। और जो भारत की संसद आयोजित करती है 3 सत्र, वो कौन कौन सा होता है, तो एक हो जाता है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई। दूसरा होता है मानसून सत्र, मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो कि कब, नवंबर से दिसंबर। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 85 है वो राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन के सत्र बुलाने का क्या करता है, अधिकार देता है। और यह सुनिश्चित भी करते हुए लगातार सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल न हो, ये भी ध्यान रखता है। तो कुछ कुछ पॉइंट आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं कि 6 महीना से अंतराल, और ये अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक, चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के 20वें नंबर प्रश्न की ओर। संघीय मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो जो होते हैं लोकसभा के प्रति। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन कर लेना है कि संघीय मंत्री परिषद अगर सामूहिक रूप से दिया रहे, सामूहिक रूप से, तब किसके प्रति हो जाएगा, तो लोकसभा के प्रति। और ये काफ़ी बार दोनों तरह से प्रश्न पूछा हुआ है। लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी है। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के उल्लेख है, ये पता भी होगा। और अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 77 के अनुसार संघ का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से क्या करेगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके रेगुलर सेशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।